Hello students, welcome to the Dab Hand Learners channel. This is the part 7 of the chapter 4 Macroeconomics Measurement of National Income. इसके बाद हार्डली एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी नेशनल इनकम वाली. देन वी विल मूव ऑन विथ फर्दर चैप्टर्स. सो अब हम करेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में डिफरेंस. सो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि उसके बेसिस पे नेशनल इनकम अलग अलग कैलकुलेट की जाती है. तो देखो, दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ, डेफिनेशन वाइज ही देखेंगे. कि करंट प्राइस पे देखते हैं, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर. तो ये बात तो हमें पता है कि हम अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो गुड्स और सर्विसेज जो बना रखे हैं वो किसने बनाए होंगे? नॉर्मल रेजिडेंट ने. क्योंकि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स बने होते तो इट वुड बी नॉट क्लियर कि ये नेशनल इनकम है या नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेशन होता है डोमेस्टिक इनकम का. बट अगर हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम ये कहता है कि नॉर्मल रेजिडेंट के हाथों गुड बनना चाहिए. इकोनॉमिक टेरिटरी में बने या नहीं बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर. और हमें करंट प्राइस पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए इट इज़ मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर. नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं. इट डज़ नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ स्टार भी लगा रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई जाती इकोनॉमिक ग्रोथ की. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आगे लिखा है कि एज एनी इंक्रीज इन नॉमिनल नेशनल इनकम मे बी ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट. लाइक अब अगर नॉमिनल नेशनल इनकम जो हमने अब नेशनल इनकम करंट प्राइस पे निकाली है वो इंक्रीज कर सकती है. किसकी वजह से? प्राइस लेवल की वजह से. हालांकि क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो, लेकिन अगर प्राइस में चेंज आ गया तो फिर नेशनल इनकम भी इंक्रीज कर जाएगी. इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर आप अपनी 2 ड्रेसेस लेने जाते हो और एक का प्राइस पहले कम था लेकिन अब वो प्राइस बढ़ चुका है तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है. तो इसलिए नॉमिनल नेशनल इनकम भी ऐसी है कि अगर उसका प्राइस लेवल बढ़ गया फिजिकल आउटपुट की बजाय तो भी नेशनल इनकम बढ़ जाती है. तो इसकी वजह से एक ट्रू पिक्चर नहीं आ पाती कि हमारे गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है या प्राइस लेवल ज़्यादा हुआ है. तो ये हुई बात करंट प्राइस की. करंट प्राइस में आपको दिक्कत पता चल गई कि इसके साथ ये दिक्कत है कि ये ट्रू पिक्चर नहीं बता पाता. पर जो अगला है देखते हैं उसमें भी दम है क्या, वो भी बता पाता है ये या नहीं बता पाता. तो अब वो देखते हैं. नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस. कांस्टेंट प्राइस पे जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर. तो वही बात, जब नेशनल इनकम है तो नॉर्मल रेजिडेंट ही गुड्स बनाएंगे, ये तो बहुत साफ बात थी. और कांस्टेंट प्राइस है इसलिए मेजर एट द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर. बेस ईयर क्या होता है? कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि करंट प्राइस था तो करंट ईयर है, कांस्टेंट प्राइस था तो कांस्टेंट ईयर तो नहीं होता. पर ये बेस ईयर क्या है? तो बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज़ फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस. ऐसा नॉर्मल ईयर जो फ्री है प्राइस फ्लक्चुएशंस में, यानी कि उसमें ना ज़्यादा प्राइस ऊपर जाता ना प्राइस ज़्यादा नीचे जाता, ये अवॉइड होता है. बेस ईयर में ज़्यादातर जो प्राइस है वो कांस्टेंट होते हैं. इसी की वजह से जो 2011-12 है ना, वो भी जनरली बेस ईयर लिया जाता है ताकि क्योंकि उसमें प्राइसेस कांस्टेंट माने जाते हैं. इट इज़ नोन एज रियल नेशनल इनकम. उसे क्या कहते थे? करंट प्राइस वाली नेशनल इनकम को नॉमिनल नेशनल इनकम. इसे क्या कहते हैं? रियल नेशनल इनकम. ओके. और इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देखो ट्रू पिक्चर दिखा रहा है, सही है, दम है इसमें. एज एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम इज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट ओनली. इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आउटपुट में ही इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अगर प्राइस अगर कांस्टेंट है और अगर तुम्हारी इनकम वही आ रही है, सॉरी, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, देखो y इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है लेकिन आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस को फ़र्क नहीं पड़ता. तो अगर इनकम बढ़ी है और जिसमें से प्राइस को फ़र्क नहीं पड़ता तो ऑब्वियसली क्यू ही बड़ा होगा जिसकी वजह से इनकम बढ़ गई है. इसलिए लिखा है एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम. को रियल नेशनल इनकम में जो इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? आउटपुट में इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई है.
Okay, so this was the difference between the national income at current price as well as constant price. So next question is, why do we measure national income at base year price? पर हम बेस ईयर प्राइस पे नेशनल इनकम मेजर क्यों करते हैं? कुछ बच्चों को तो जवाब मिल गया होगा कि ट्रू पिक्चर मिल जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ की कांस्टेंट प्राइस पे, बट स्टिल भी देखते हैं, क्या पता है एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकल कर आ जाए. The need for estimating national income at constant price arises because national income at current price may give a misleading picture of economic performance. वही बात है कि misleading picture देता है क्योंकि करंट प्राइस में प्राइस जो है करंट ईयर के लिए जाते हैं, ऊपर नीचे वो होते रहते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता कि गुड्स ज़्यादा बड़े हैं, गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है या हमारे प्राइसेस ज़्यादा हो गए हैं. तो इसकी वजह से एक मिसलीडिंग पिक्चर आती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की. अगर प्राइसेस जो है कॉन्टीन्यूसली राइज करेंगे या कॉन्टीन्यूसली फॉल करते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ. कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस. सोचो अब करंट प्राइस है हमारे पास नेशनल इनकम, ओके, हमें कांस्टेंट प्राइस में बदलना है, तो मैं क्या दोबारा कैलकुलेशन सारी करूँ? ऑब्वियसली नॉट. एक फॉर्मूला होता है, वो पढ़ते हैं. Price index is an index number which shows the change in price level between two different time periods. So ये कह रहा है कि प्राइस इंडेक्स एक इंडेक्स नंबर है जो दिखाता है कि प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है दो डिफरेंट टाइम पीरियड में, और ये इट इंडिकेट्स वेदर अ फॉल और राइज इन नेशनल इनकम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर इज रियल और नॉट. और वो ये भी बताता है कि जो राइज या फॉल हो रही है नेशनल इनकम में, एक साल में राइज हो रही है, दूसरे साल में फॉल हो रही है, तो इसका जो रीज़न है वो रियल है या नहीं है. रियल मीन्स कि वो कांस्टेंट प्राइस पे है या नहीं, कि असल में हमारा गुड्स का प्रोडक्शन ही बढ़ रहा है या प्राइस बढ़ रहा है, तो उसे डिटरमाइन करने के लिए ये प्राइस इंडेक्स है. सो ये फॉर्मूला है हमारे पास, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस is equal to national income at current price upon current price index into 100. तो करंट प्राइस इंडेक्स को अगर आप रख दोगे तो आपकी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस आ जाएगी. कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये. नाउ डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस. अब डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. It refers to the money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year measured at the prices of current year. So national income at current prices में हमें पता है कि prices जो है current year के measure किए जाते हैं और goods जो है वो normal resident produce करता है. National income at constant price में it refers to the money value of all final goods and services produced by normal resident of a country in a year measured at the prices of base year. और constant price में हम base year के price लेते हैं. सेकेंड बेस है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो क्या करंट प्राइस वाला इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करेक्ट टूल है? सो इट इज़ नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री. रीज़न हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया है. जबकि कांस्टेंट प्राइस वाला बेटर टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए. थर्ड पॉइंट, कॉजेज ऑफ चेंज. जो करंट प्राइस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट होती है? प्राइस से भी, क्योंकि करंट ईयर है तो वो प्राइसेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो प्राइस का भी चेंज है. और अगर हमने गुड्स का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करने का चाहा भी तो भी चेंज हो सकती है. लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्राइस मान के चले तो सिर्फ अगर हमने गुड्स का प्रोडक्शन चेंज किया है ना, तब भी उस पर फ़र्क पड़ेगा. प्राइसेस तो कांस्टेंट है, उससे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं. फोर्थ पॉइंट इज कंपैरिजन. इट इज़ नॉट अ सुइटेबल टूल फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स. तो वो ये कह रहा है कि जो तुम करंट प्राइस पे नेशनल इनकम निकाल रहे हो ना, वो कंपैरिजन के लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है. अब 2021 में प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं. अब वही चीज़ अगर मैं 2022 में देखूंगा, मतलब अभी जो मैंने नेशनल इनकम निकाली है वो मैं संभाल के रख लूँ, इसका डेटा याद रख लूँ, और उसके बाद मैं 2022 में जब मैं नेशनल इनकम निकालूंगा करंट प्राइस पर ही, तो उस वो नेशनल इनकम और अब जो नेशनल इनकम निकली है 2021 में, तो उन दोनों को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार ही जो प्राइस राइज कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, वो शायद अगले साल ना हो. अगले साल शायद थोड़े कांस्टेंट रहे प्राइस, या कुछ ज़्यादा ही राइज कर जाए या कुछ ज़्यादा ही फॉल कर जाए, तो कुछ भी हो सकता है. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. तो इसकी वजह से जो नेशनल इनकम है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उसके प्राइस राइज फॉल बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं.
जबकि अगर हम कांस्टेंट प्राइस रखें तो कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि फिर हमें प्राइस नहीं सिर्फ गुड्स ही देखने पड़ेंगे कि इस साल ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, पिछले अगले साल कम होएगा या अगले साल कम हुआ है। तो ऐसे कर करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं नेशनल इनकम का। कैलकुलेशन करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी, करंट प्राइस पे कर रहे हैं तो करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी ही होगा फॉर्मूला। लेकिन अगर कांस्टेंट प्राइस पे कर रहे हैं तो करंट क्वांटिटी, क्वांटिटी जो बनी है इस साल वो तो करंट वाली ही लेंगे, और जो प्राइस है वो बेस ईयर का लेंगे जो कांस्टेंट है। ऑल्टरनेटिव नेम नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम। सो दिस वाज द डिफरेंस। अब हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी को हम और क्या कह सकते हैं, जो जीडीपी जो हमारी गुड्स हैं वो करंट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट किए जा रहे हैं, तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज कैलकुलेटेड ऑन द प्राइसेस ऑफ सेम ईयर इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ये हमें पता है कि जब जीडीपी इसी साल की हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसी साल के प्राइसेस पे तो नॉमिनल जीडीपी होगी। जबकि रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो कि वन एंड द सेम थिंग है, अगर हम उसकी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइसेस ऑफ बेस ईयर के आधार पर, यानी कि बेस ईयर के प्राइसेस को हम ले रहे हैं इस साल की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, रियल जीडीपी। अब दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर रियल जीडीपी बड़ी है नॉमिनल जीडीपी से, तो इसका मतलब जो प्राइस लेवल है बेस ईयर का वो ज़्यादा है प्राइस लेवल ऑफ करंट ईयर से, क्योंकि रियल जीडीपी कौन से प्राइस लेती है, बेस ईयर के, और नॉमिनल जीडीपी कौन से प्राइस लेती है, करंट ईयर के। इसका मतलब बेस ईयर के प्राइस करंट ईयर से ज़्यादा है। सिमिलरली नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ी है रियल जीडीपी से, तो नॉमिनल जीडीपी कौन से प्राइस लेती है, करंट ईयर के, रियल जीडीपी बेस ईयर के। तो अब देख लो, व्हेन प्राइस लेवल ऑफ करंट ईयर इज मोर देन द प्राइस लेवल ऑफ बेस ईयर। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी, इसका मतलब दोनों प्राइस लेवल ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू प्राइस लेवल ऑफ बेस ईयर। सो आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज़ बेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, दोनों में से बेटर कौन सा। चलो अब ये बता दो। मन में तो सबके रियल जीडीपी आ रहा होगा, इतनी तारीफें सुन रहे रियल जीडीपी की, बट फिर भी लेट्स सी। रियल जीडीपी इज़ बेटर ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। देखो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, बट इसके भी 3 रीज़न है। सो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रियल जीडीपी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। वो वही कह रहे हैं जो अब तक हम इतनी तारीफें सुनते आ रहे हैं कि रियल जीडीपी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो सच्ची में हुआ है या सिर्फ प्राइस की वजह से ही हमारी नेशनल इनकम या रियल जीडीपी ज़्यादा आ रही है। बिकॉज जो रियल जीडीपी है वो फिजिकल आउटपुट से चेंज होती है, बल्कि अगर नॉमिनल जीडीपी होगी तो वो प्राइस की वजह से भी चेंज होगी, तो उसकी वजह से भी घपला हो सकता है कि प्राइस की वजह से बढ़ रही है जीडीपी या क्वांटिटी की वजह से। बट इसमें ऐसा नहीं है, रियल जीडीपी बढ़ रही है मतलब तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ रही है, तुम सफल हो, तुम अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। ऑन दी अदर हैंड नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन विदाउट एनी इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। जबकि दूसरी बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो वो इंक्रीज़ कर सकती है बिना किसी फिजिकल आउटपुट के इंक्रीज़ होने की बजाय। मतलब अगर आपका क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है, अगर आपका प्राइस करंट ईयर का बढ़े जा रहा है तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी से फ़र्क नहीं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। Second point, it is a better measure to make periodic comparison in the physical output of goods and services over different years. Like अगर मैं real GDP ही हमेशा लेकर चलूँ तो 2021 ले लो, चाहे 2022 ले लो, चाहे 2025 ले लो, मैं सिर्फ क्या देखूँगा, प्राइसेस तो सेम है, तो मैं क्या देखूँगा, सिर्फ क्वांटिटी, कि इस साल मेरा 125 गुड्स बने, अगले साल मेरे 130 गुड्स बने, फिर उससे 2025 की बात करें तो 140 गुड्स बने। तो आई कैन मेक द कंपैरिजन कि हर साल कितना गुड्स बने हैं, क्योंकि तब मेरे को प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता। बट सोचो इसी टाइम पे अगर नॉमिनल जीडीपी होती तो 10 तरह की किताबें खोलनी पड़ती है ना, चश्मा लग जाता कि पहले ये देखो कि प्राइस कहाँ जा रहा है, किसका जा रहा है, कैसे जा रहा है, फिर उसके बाद देखो कि ये क्वांटिटी की वजह से ही बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रहा था, इतने सालों का गैप लेना पड़ेगा, फिर ऐसे बहुत चीज़ें, दिस वुड क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। सो लेकिन अगर उसी जगह रियल जीडीपी होगी देन इट वुड बी वेरी इजी।
थर्ड पॉइंट इज रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री। रियल जीडीपी क्या फैसिलिटेट करता है? इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर सारी कंट्रीज देखो कंपैरिजन कर पाएगी, क्योंकि अगर रियल जीडीपी होगी तो हम सिर्फ क्वांटिटी देखेंगे और क्वांटिटी की वजह से कंपैरिजन आराम से हो जाएगा कंट्रीज़ में कि किस कंट्री में ज़्यादा गुड बना है, किस कौन सी कंट्री अच्छी प्रोडक्शन पे चल रही है, अच्छी परफॉर्मेंस पे चल रही है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे ही तो ये 3 पॉइंट हैं, देर आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर, बट 3 पॉइंट अच्छे हैं, इन्हें याद कर लेना। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पे, जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इन 200। दिस इज द सेम कॉपी ऑफ दिस फॉर्मूला, क्योंकि देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, सॉरी कांस्टेंट प्राइस हमको हम क्या कहते हैं? रियल जीडीपी, फिर नेशनल इनकम at current price upon current price index into 100। 100 भी वही है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को क्या कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी। प्राइस इंडेक्स भी सेम है, सो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, देर इज नो चेंज इन दिस। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो अब नई चीज़ आई है कोई, तो देखते हैं क्या है। To eliminate the effect of price changes and to determine the real change in physical output, we can use GDP deflator। कहता है कि तुम्हें अगर प्राइस चेंज का इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट करना है और फिजिकल आउटपुट में क्या सच्ची में चेंज है या प्राइस की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो उन सारे इफेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास है जीडीपी डिफ्लेटर। GDP deflator measures the average level of the prices of all the goods and services that make up GDP। तो GDP deflator क्या मेजर करता है? सारे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस का एवरेज लेवल लेता है, जिसकी वजह से वो GDP कैलकुलेट हो पाती है। इसका फॉर्मूला देखो, हमने सिर्फ प्राइस इंडेक्स की जगह GDP डिफ्लेटर ले लिया, क्योंकि प्राइस इंडेक्स का क्या काम था कि जो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है प्राइस में डिफरेंट पीरियड्स में, वो डिटरमाइन करना कि वो आउटपुट की वजह से हो रहा है या प्राइस की वजह से ही हो रहा है। और वही सेम काम कि प्राइस चेंज को एलिमिनेट करना है या फिजिकल आउटपुट में रियल चेंज है, तो ये सारी चीज़ें सेम है, तो इसलिए प्राइस इंडेक्स की जगह हम जीडीपी डिफ्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब तक हम करे जा रहे हैं जीडीपी। सो नाउ हम जीडीपी की जगह जीएनपी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट ही लेना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी आ सकता है। सो यहाँ पे फॉर्मूला है रियल जीएनपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी अपॉन जीएनपी डिफ्लेटर इनटू 100। हमने डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट को बस नेशनल कॉन्सेप्ट में रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं है। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर, इसके बाद हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके एक ही टॉपिक बचेगा कि जो एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है फॉर 6 मार्कर, कि आपका कौन सा आइटम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा और कौन सा आइटम नेशनल इनकम में। दिस वुड टेक 1 मोर वीडियो, उसके बाद पूरा हो जाएगा। सो लास्ट टॉपिक फटाफट देखते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर। Here it is written GDP is considered as the index of welfare of people। यहाँ पे लिखा है कि जीडीपी जो है वो इंडेक्स ऑफ वेलफेयर मानी जाती है लोगों के लिए, कि जितनी जीडीपी होगी उतना ही लोगों का वेलफेयर होगा। लाइक अगर मैं सपोज करूँ कि अभी इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़ एंड मेरी जो जीडीपी आ गई इंडिया की 130 करोड़ सी आ गई, इट मीन्स 1 करोड़ सबको मिलेगा, 1 करोड़ सबके वेलफेयर के लिए खर्च होगा। आई कैन एज्यूम डैट, तभी तो यहाँ पे लिखा है कि जीडीपी इज कंसीडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, बट इट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। और वो क्यों ट्रू नहीं है वो अभी हम देखने वाले हैं। वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल, कि लोगों की नीड्स पूरी हो, लोगों की वांट्स पूरी हो, लोगों का वेलबींग अच्छे से हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बने, तो वेलफेयर का मतलब ये होता है। और इट डिपेंड्स ऑन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो यही कह रहा है कि जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतना ही हर बंदे पे,
हर पर्सन पे अवेलेबिलिटी होगी गुड्स और सर्विसेज की। तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर पॉपुलेशन 130 करोड़ है और मैं जीडीपी भी 130 करोड़ कर दूं, इट मीन्स 1 करोड़ सबको मिलना चाहिए, 1 करोड़ के गुड्स सबके पास अवेलेबल होना चाहिए। However, this generalization may not be correct due to the following reasons. ये जो generalization है ना, ये correct नहीं है कुछ reasons की वजह से। अब वो reasons क्या है? 5 reason है इसके, देखते हैं। First is distribution of GDP. With rising GDP, inequalities in the distribution of income may also increase. That is, the gap between rich and poor also increases. तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे GDP बढ़ जाती है ना, वैसे वैसे इनइक्वालिटी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों की इनकम तो इक्वल है नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसकी वजह से जो लोग रिच हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो फटाफट जाके वो चीज़ें खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से जीडीपी का मैक्सिमम प्रोपोर्शन तो उनके पास चला आता है, और जो लेफ्ट आउट पार्ट्स हैं, बैकवर्ड पार्ट्स हैं, उन लोगों को नहीं मिल पाती इतनी अच्छी चीज़ें। तो उसकी वजह से जो गैप है ना, वो रिच और पुअर का और बढ़ता जा रहा है। लेकिन रिच तो और अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देता है, लेकिन पुअर नहीं बढ़ा पाता, पुअर वहीं का वहीं है। GDP does not take into account changes in inequalities in the distribution of income। और GDP भी ये ध्यान भी नहीं रखता कि GDP जैसी बढ़ती है, GDP में जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। सो वेलफेयर ऑफ पीपल मे नॉट राइज एज मच एज राइज इन GDP। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितना GDP बढ़ रही है ना, पर उतना लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ पाता, तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है। Second point is change in prices. Increase in GDP is due to rise in prices and not due to increase in physical output, then it will not be a reliable index of economic welfare। वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी GDP बढ़ रही है पर कोई फिजिकल आउटपुट पे चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब कि तुम्हारे प्राइसेस की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। और अगर तुम्हारे प्राइसेस की वजह से जीडीपी में चेंज आ रहा है, तो वो एक रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं है, वो एक सही तरीका नहीं है इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर करने का। सो सेकेंड पॉइंट इज दैट नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। Many activities in an economy are not evaluated in monetary terms। कुछ जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमी में, वो मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्यूएट नहीं हो पाती। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग, लाइसेंस, लीजर ऑफ एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। तो जैसे कि हाउसवाइफ की सर्विसेज है, किचन गार्डनिंग है, इनकी कोई मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्यूएशन नहीं होता, ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि जो हाउसवाइफ की सर्विस होती है वो घर में ही प्रोड्यूस होती है, घर में ही कंज्यूम होती है, मार्केट प्लेस में तो जाती नहीं है। तो इसकी वजह से इनकी जो सर्विसेज है उनका इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है, और दैट्स वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन GDP। उसकी वजह से GDP में भी इंक्लूड नहीं हो पाती ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। मेजर ही नहीं कर पाती मॉनेटरी टर्म्स में, तो इवैल्यूएट या इंक्लूड कैसे होगी GDP में। हाउएवर सच एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर। बट ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इकोनॉमिक वेलफेयर पे ग्रेट इम्पैक्ट डाल रही हैं, है ना। किचन गार्डनिंग से ग्रेट इम्पैक्ट तो होता ही है, वेजिटेबल्स बढ़ती हैं, प्रोडक्शन ही होता है, कंजम्पशन ही होता है। ओके, सो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जो मॉनेटरी एक्टिविटीज़ नहीं है ना, जो एक्टिविटीज़ मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएट नहीं हो पाती, वो भी इकोनॉमिक वेलफेयर में बड़ा फ़ायदा करती हैं। फोर्थ पॉइंट इज एक्सटर्नलिटीज़। आई नो दिस इज़ द न्यू वर्ड, तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है। इट रेफर्स टू बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। तो एक्सटर्नलिटी वो फ़ायदे और नुकसान होते हैं जो एक एक्टिविटी करी जाती है बाय अ फर्म, बाय एन इंडिविजुअल, जिसकी वजह से उन्हें कुछ पेमेंट नहीं करना होता या उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। जिन एक्टिविटीज़ में बेनिफिट आ जाए उन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और जिन एक्टिविटी में हार्म आ जाए दूसरों को, उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है, तो एक्सटर्नलिटी मतलब दोनों, फ़ायदे भी और नुकसान भी, जो एक्टिविटी इंडिविजुअल करते हैं, फॉर्म करते हैं। ओके, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क्स बाय द पीपल फॉर प्लेजर फॉर विच नो पेमेंट्स आर मेड बाय पब्लिक। पब्लिक पार्क का यूज़ करो फॉर प्लेजर, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं करी जाए पब्लिक से, तो इट इंक्रीजेज द वेलफेयर। ये वेलफेयर बढ़ाएगा लोगों का। कैसे? कि उनकी वो लोग चलेंगे,
अपनी हेल्थ बनाएंगे, वॉक करेंगे, जॉगिंग करेंगे तो उनकी हेल्थ ही बनेगी, देन पॉजिटिव इफेक्ट ही है उनकी हेल्थ पे। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, environmental pollution is caused by industrial plants जो environmental pollution create करते हैं। such pollution reduces the welfare through negative effect on health, और उसी pollution को जब हम inhale करते हैं तो negative effect पड़ता है health पे, तो ये हमारा welfare को reduce कर देता है। These effects do not form part of market transactions, such GDP does not take into account externalities positive or negative। ये जो इफेक्ट हैं ये मार्केट ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनते हैं, और ये जो जीडीपी है डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सटर्नलिटीज़, एक्सटर्नलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती जीडीपी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लास्ट पॉइंट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी डज नॉट कंसीडर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जीडीपी क्या ऑल कंसीडर नहीं करती, जीडीपी ये कंसीडर नहीं करती कि पॉपुलेशन में कितना चेंज हो रहा है कंट्री की, क्योंकि अगर इफ़ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी देन इट विल डिक्रीज द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जितनी जीडीपी बनी है उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हर बंदे के ऊपर जितना वेलफेयर बन सकता है, जितना पर हेड अवेलेबिलिटी है उसके पास, वो कम होती चली जाएगी। लाइक मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन है 130 करोड़, ठीक है, बट अगर जीडीपी में कर दूँ 120 करोड़ तो हर बंदे को कम मिलेगा, थोड़ा थोड़ा तो कम पोर्शन होगा ना, ताकि सबको मिले। 130 करोड़ में बटना है 120 करोड़ की अमाउंट, तो ऑब्वियसली सबको बहुत बहुत कम मिलेगा। तो यही वो कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है ना, जीडीपी से ज़्यादा है, तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर को तो अफेक्ट होगा ही, विच विल एडवर्सली अफेक्ट, यहाँ पे अफेक्ट लिख लेना, वर्ड इज मिसिंग, विच विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर। ग्रीन जीएनपी, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक डेफिनेशन है जो आ सकती है 1 मार्कर के लिए है। ग्रीन जीएनपी मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट एडजस्टेड फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब ग्रीन जीएनपी नेशनल इनकम मेजर करता है और आउटपुट मेजर करता है जो एडजस्ट किया होता है फॉर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन के लिए और इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के लिए। या और सिंपल भाषा में बोलूँ तो ग्रीन जीएनपी मेजर करता है वेलफेयर और एग्जामिन करता है कि इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी रहे, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ हो, डिग्रेडेशन ना हो, इन्वायरमेंट का, नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए ग्रीन जीएनपी एक कॉन्सेप्ट है जो नेशनल इनकम और आउटपुट को मेजर करता है, जो कि एडजस्ट किए गए हैं फॉर वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के लिए। Although this is not of much importance in the exam, this will only come for 1 marker। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स या कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 1 डेफिनेशन ही है। So I hope all this would be clear to you. Now if you want my notes of chapter 4 then do follow my Instagram channel. Instagram link I have posted on the description box, where you will get all the notes of the macroeconomics as well as business studies of class 12. And if you like my lecture, please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. And if you have any doubts and queries, do comment. Thank you so much and have a nice day. Bye.